दोस्तों, आज एक अलग ही तरह के आईपीओ का रिव्यू मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हो गया हूं। अब तक हमने काफ़ी अलग अलग तरह के बिज़नेस के आईपीओ के रिव्यू किए हैं, पर आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का बिज़नेस एसेंशियल आइटम्स में आता है। जी हाँ, इस कोरोना वायरस में आप समझते होंगे एसेंशियल आइटम्स कौन से हैं, जिसमें जो भी हमारे रेगुलर में इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं वो सब एसेंशियल आइटम्स में कवर होती हैं। आज हम जिस कंपनी के आईपीओ का रिव्यू कर रहे हैं वो एक डेयरी बिजनेस है। सुनने में हमें ऐसा लगता होगा कि डेयरी कोई छोटा बिजनेस होगा, लेकिन जब हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब हमें एक चीज़ पता चल जाएगी कि इस कंपनी का लेवल काफ़ी बड़ा है, इस कंपनी का स्केल बहुत लार्ज है और डेयरी बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस, आम बिजनेस नहीं है। हर बार मैं वीडियो को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करता हूँ, जिससे वीडियो आपको समझाने में मुझे काफ़ी आसानी होती है और उन पॉइंट से मैं अपनी बात को समझा पाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है कंपनी की प्रोफाइल। हम बात कर रहे हैं डोडला डेयरी लिमिटेड की। थंबनेल से आपको हिंट मिल गई होगी। डोडला डेयरी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका जो मेन बिजनेस है वो और तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद शहर में है ये। वहाँ पर इसका कॉरपोरेट ऑफिस है। ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 95 में हो गया था, लेकिन ऑफिशियली प्रोडक्शन 97 में स्टार्ट हुआ है। कंपनी जो भी रॉ मिल्क परचेज़ करती है वो अभी 5 स्टेट्स हैं उनसे परचेज़ करती है, जबकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो टोटल 11 स्टेट्स में चल रहा है। कंपनी के पास अपने खुद के 90 मिल्क चिलिंग सेंटर हैं जहां से ये सप्लाई करती है, और कंपनी के कुछ प्लांट्स हैं जो ISO सर्टिफाइड भी हैं। कंपनी के जो सेल्स और मार्केटिंग बिजनेस है उसको अच्छी तरह से पूरा करने के लिए कंपनी ने अपना नेटवर्क काफ़ी अच्छा कर रखा है। कंपनी के टोटल 40 सेल्स ऑफिस हैं, 3336 कंपनी के एजेंट हैं और 863 कंपनी के मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और साथ ही 449 मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनी ने अपने खुद के मिल्क पार्लर भी स्टार्ट कर रखे हैं जिनका नाम है डोडला रिटेल पार्लर, जो 31 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 371 हैं काउंटिंग में। और ये बिजनेस कंपनी का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक सब जगह फैला हुआ है। ये दूध के साथ साथ दूध से बनने वाले सभी प्रोडक्ट उनका भी बिजनेस करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल और स्कोप की कुछ डिटेल मैंने दे रखी है, जिसको कुछ स्टेप्स में पूरा कर रखा है। पहली स्टेप्स है प्रोक्योरमेंट यानी कि ख़रीदना, दूसरी है प्रोसेसिंग यानी खरीदे दूध को प्रोसेस करना, और तीसरी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करना। पहली स्टेज की हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की। यहाँ पर कच्चे दूध को किसानों से और जो थर्ड पार्टी हैं उनसे ख़रीदा जाता है। 31 दिसंबर 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार 6624 यहाँ पर DDCC हैं, 272 प्रोक्योरमेंट रूट हैं, 254 डेयरी फार्म है और 90 चिलिंग सेंटर है। यहाँ पर 6878 गाँव के लगभग 1,14,920 किसानों से प्रतिदिन दूध खरीदा जाता है और इस दूध को टैंकरों में भरकर अपने प्रोसेसिंग प्लांट तक लाया जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में कंपनी के पास टोटल 13 प्रोसेसिंग प्लांट हैं, जिसमें से 12 कंपनी खुद के हैं और एक कंपनी ने लीज पे ले रखा है। ये सब प्लांट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं। इन सब प्लांट्स की एग्रीगेट कैपेसिटी है 1.7 मिलियन लीटर। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की। कंपनी का अपना खुद का ब्रांड है डोडला डेयरी। उस ब्रांड के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 40 सेल्स ऑफिस हैं, 3336 डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट है, 863 मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 449 मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनके माध्यम से कंपनी अपने मार्केटिंग का पूरा काम करती है। डोडला की एक चेन हमें बता रखी है, जिस चेन में आप क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मिल्क और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, उसके बाद उसे प्रोसेसिंग प्लांट में इंसर्ट किया जाता है, वहाँ पर क्वालिटी चेक की जाती है, क्वालिटी टेस्टिंग के बाद उसे रेडी करने के बाद चिलिंग सेंटर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे ये आइटम सेल हो जाते हैं। कंपनी के अपने प्रोडक्ट की एक चेन आपको बता रखी है, जिसके अंदर दूध, घी, दही, मक्खन, पनीर, ये सब चीज़ें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पर आप डोडला डेयरी के रिजल्ट समरी को देख पा रहे होंगे।
यहाँ हमें 2018 से सितंबर 2020 तक के रिकॉर्ड्स अवेलेबल करवा रखे हैं और यहाँ पर हमें कंपनी की एसेट्स, कंपनी की रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी के प्रॉफिट का इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज और कंपनी का ईपीएस, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। अगर हम कंपनी के एसेट्स को देखें तो वो कंपैरेटिव बेसिस पर हर साल ग्रो कर रही हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ऐसे ही कंपनी की रेवेन्यू भी हर साल ग्रो कर रही है, जो अगेन एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। बट अगर हम सितंबर 20 के रेवेन्यू को ईयर बेसिस पर एस्टिमेटेड करके कन्वर्ट करें तो जस्ट डबल करने के बाद भी ये रेवेन्यू लास्ट ईयर की बेसिस पर कम है, जिसका रीजन अगेन लॉकडाउन है, क्योंकि मार्च 2020 के बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में कुछ इफेक्ट आया है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है, बीच में एक जगह डिप भी हुआ है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगर हम सितंबर 2020 के हिसाब से पूरे साल भर का डेटा अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो हमें पता लगेगा कि कंपनी का प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड साइड पे इंक्रीज हो गया है, जो कि कंपनी के लिए अगेन एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी का हमें ईपीएस भी बता रखा है, जो कि अगेन ईयरली बेसिस पर ग्रो करता हुआ गया है। सिर्फ एक जगह जहां कंपनी का प्रॉफिट डिप हुआ है वहां पर कंपनी का ईपीएस भी डिप हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी की क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले हम कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ में कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कंपनी जो पोर्टफोलियो है वो कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर के अकॉर्डिंग ये पोर्टफोलियो बनाया गया है। कंपनी के पास इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल की सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। कंपनी का अपने डेयरी फार्मर से लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। कंपनी के पास एक सूटेबल क्वालिटी कंट्रोल का चेक है और कंपनी की टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और अच्छी मैनेजमेंट टीम है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ हमारी कंट्री के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग बिजनेस है, कंट्री के अकॉर्डिंग ये भी ग्रो करेगा। अब कंट्री की ग्रोइंग की अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से कंट्री की जीडीपी में एक डाउनफॉल आया था, जो कोविड कंप्लीट होते ही एकदम से इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी की जीडीपी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग गई है और इंडिया की जीडीपी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेज पर चल रही है, जिसका बेनिफिट इंडिया के सारे बिजनेस को मिलने वाला है। इंडिया पॉपुलेशन के मैटर में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका बेनिफिट उसके डेयरी बिजनेस और बाकी सारे बिजनेस को मिलेगा। जहां कंज्यूमर ज़्यादा होंगे वहाँ उन गुड्स का, प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। इंडिया में धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा है, मींस जो भी गांव हैं वो शहर की तरह बदल रहे हैं, जिसका फ़ायदा ऐसी बड़े बड़े ब्रांड को मिलने वाला है। इंडिया में प्रोटीन के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया में अभी भी ग्रोथ बाकी है। यहाँ पर प्रोटीन का कंजम्पशन और अभी बढ़ सकता है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, जिसका बेनिफिट डेयरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज़ को मिलने वाला है। कंपनी के पास दूध के अलावा और भी प्रोडक्ट हैं, जिनका हमें प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग एक टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन बता रखा है। मींस कंपनी की अर्निंग बाकी डेयरी प्रोडक्ट से भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसके अंदर अभी भी स्कोप बाकी है। जैसे अगर हम फुल क्रीम मिल्क की बात करें, वहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी अवेलेबल है। ऐसे ही अगर हम घी या बटर की बात करें, वहाँ पर भी जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर कंपनी आने वाले समय में धीरे धीरे अपनी ग्रोथ बना सकती है। पूरे इंडिया में 10 स्टेट ऐसी बता रखी हैं जहाँ पर पूरे इंडिया का 80% से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन यहीं होता है। उन स्टेट्स को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें आंध्र प्रदेश की डिटेल दे रखी है। आंध्र प्रदेश की क्यों दे रखी है? क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस सेटअप वहीं है। आंध्र प्रदेश इज़ 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया, जिसका बेनिफिट 100% इस कंपनी को मिलने वाला है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और हैं। कंपनी किसानों से सीधे ही डील करती है, क्योंकि इसका किसानों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और कंपनी का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। कंपनी ने B2C सेल में अपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बना रखी है, जिसका फ़ायदा कंपनी की ग्रोथ में ज़रूर मिलेगा। कंपनी के पास हाई क्वालिटी कंट्रोल चेक के सेटअप हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल की कभी कोई कंप्लेन नहीं आने वाली। इस तरह के बिजनेस के पास कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, यानी कंपनी के
लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे दूध के प्राइस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होना, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लाइफ काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से अगर वो टाइमली सेल नहीं हो तो उनका ज़्यादा टाइम स्टोरेज नहीं किया जा सकता, उनके ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा एक चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ पर मिल्क की सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा की जाती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो गवर्नमेंट हैं, और ऐसी कंपनीज़ जो प्राइवेट प्लेयर होती हैं इनको गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देता है। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बहुत अच्छा है कि कंपनी के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी फेवर में बनी हुई हैं। कंपनी मतलब इस तरह के बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी फेवरेबल पॉलिसीज़ बना रखी हैं। अगर हम लास्ट बजट की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने 2025 तक 108 मिलियन टन मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी का एक टारगेट रखा है, जिसमें ये कंपनी ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। इसके बाद जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनको खिलाने के लिए जो भी उनका फूड है, उस फूड की सारी कैटेगरी को गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सब्सिडी और टैक्स फ्री कर रखा है। तो इस तरह गवर्नमेंट अपने टैक्सेस के और सब्सिडी के बेनिफिट से डेयरी बिजनेस को बहुत प्रमोट करने में लगी हुई है, जिसका फ़ायदा डोडला डेयरी को ज़रूर मिलेगा। डोडला डेयरी की अपनी एक पहचान और बनी हुई है। डोडला डेयरी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डेयरी इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट पर डे। हेडसन एग्रो लिमिटेड, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और डोडला डेयरी लिमिटेड, इन तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों में से थर्ड लार्जेस्ट डोडला डेयरी का प्रोडक्शन है। कंपनी के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना ऐसी जगह कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ है। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में कुछ और स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन सबसे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि कंपनी के पास भारत में अभी भी काफ़ी स्कोप है आगे बढ़ने का, और उसका बेनिफिट इस कंपनी को आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं डोडला डेयरी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। ये आईपीओ 16 जून को ओपन होगा और 18 जून को क्लोज़ हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड 421 से स्टार्ट होकर 428 तक है। हमें हाईएस्ट प्राइस यानी 428 पे अपना लॉट अप्लाई करना है। एक मार्केट लॉट में 35 शेयर्स अवेलेबल हैं। कंपनी के जो आईपीओ का साइज़ है पर 520 करोड़ का रह गया है, जिसमें फ्रेश इशू 50 करोड़ का है, जबकि ऑफर फॉर सेल 470.18 करोड़ का है। आईपीओ ओपन क्लोज के साथ साथ अलॉटमेंट और रिफंड की टेंटेटिव डेट्स हमें स्क्रीन पर दे रखी हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इस आईपीओ का जो पर्पज़ है आईपीओ लाने का, वो यही पर्पज़ है कि कंपनी अपने डेट कम करना चाहती है और फर्दर कुछ जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए इस आईपीओ को लाकर अपनी फंडिंग को पूरा करना चाहती है। तो इस तरह डोडला डेयरी के आईपीओ की पूरी डिटेल एनालिसिस मैंने इस वीडियो में दी है। उसको देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने या नहीं करने का डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो मेरा ओपिनियन तो वही है। प्रीवियसली इस तरह की कंपनीज़ ने कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया है, बट इस बार इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होने की वजह से मुझे 15 से 20% की लिस्टिंग गेन की उम्मीद दिख रही है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा शेयर है, बस मार्केट कंडीशन फेवर में होनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।